बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतुहू। नाज़रीन, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वैल्यूएशन, यानी हम इन्वेंट्री वैल्यूएट करते हैं मर्चेंडाइज़ की इन्वेंट्री, यानी जो हमारे पास मर्चेंडाइज़ बच गई, यानी इन्वेंट्री यानी बची हुई चीज़ जो हमारे पास बच गई, जो सामान हमने ख़रीदा था बेचने के लिए, उसमें से जितनी बच गई, जितनी बिक गई, ये सारा काम हम करते हैं वैल्यूएशन ऑफ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के अंदर। ये टॉपिक बीकॉम पार्ट 1 के अंदर है और ये 12 पास पेपर्स के अंदर ये टॉपिक आता रहा है। अब इनको वैल्यूएट करने के लिए कुछ सिस्टम्स हैं, जो दो सिस्टम्स हैं। दो सिस्टम्स में से सबसे पहले हम पहले वाला सिस्टम पढ़ेंगे। तो पहला वाला सिस्टम है परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, परपीचुअल, हर आइटम पर आइटम, एक एक आइटम हम अपडेट करते चलेंगे। कौन सा माल आया, कौन सा माल गया और कौन सा बच गया, कितने वाला बच गया, कितने का बिक गया, ये सारी चीज़ें हम वैल्यूएट करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे परपीचुअल सिस्टम से, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से। उसके बाद एक और सिस्टम है, लेकिन वो हम पहले ये कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर उसकी तरफ इंशाल्लाह जाएंगे। तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको समझ आ रहा है या कोई प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन क्लियर हो रही है या नहीं हो रही। तो फर्स्ट सिस्टम है परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, जिसके ज़रिए हम मर्चेंडाइज़ की आमद रफ्त को रिकॉर्ड करेंगे और उसकी वैल्यूएशन करेंगे। उसके अंदर आते हैं मेथड्स। परपीचुअल सिस्टम्स के अंदर 3 मेथड्स हैं। ये तीनों मेथड्स आपने पढ़ लिए, एक परपीचुअल सिस्टम मुकम्मल हो। तो मेथड्स का मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो देख लें। अगर अभी मैं ऐसे ही बता देता हूँ, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व की तरफ इंशाल्लाह जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज। तो क्वेश्चन के अंदर ये है कि फीफो मेथड, सबसे पहला फीफो मेथड्स है, नंबर 2 पे है लीफो मेथड्स और नंबर 3 पे है मूविंग एवरेज मेथड्स। इसका शॉर्ट नेम होता है एवरेज मेथड्स। यानी परपीचुअल सिस्टम के अंदर अगर एवरेज मेथड कहे तो उसको कहते हैं पूरा नाम मूविंग एवरेज मेथड। हल्की ज़रा से इसके बारे में चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व की तरफ चलते हैं। अगर इससे पहले आप पिछली वीडियो देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है। आसानी से मैंने उसको डेफिनेशन बताई है इन सारी चीज़ों की, तो ऐसे ही बता देता हूँ। फीफो मेथड पे अगर काम करना हो और परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम हो, फीफो मेथड पे काम करना हो, क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड देगा एग्जामिनर खुद ही कि भाई परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम पे काम करो और इस सिस्टम के अंदर मेथड्स पे काम करो, या पहले मेथड या फीफो मेथड्स पे काम करो, या लीफो पे काम करो, या मूविंग एवरेज पे काम करो। इन सारे मेथड्स पे काम करके हमारा पर्पज़ ये होता है कि हम जो हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, जो चीज़ें बच गई हैं, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करते हैं। उसकी कॉस्ट क्या है, फीफो के लिहाज से बताओ उसकी कॉस्ट क्या है, लीफो के लिहाज से बताओ उसकी कॉस्ट क्या है, और मूविंग एवरेज मेथड के लिहाज से बताओ कि जो तुम्हारे पास तुमने पूरा महीना काम किया, हर महीने ये कॉस्ट शीट बनाई जाती है, हर महीने जो है इस पर काम किया जाता है, सिस्टम पे कैसे काम किया जाता है, क्या चीज़ बनाई जाती है, क्या क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, वो मैं आपको अभी चल के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा। तो सिर्फ आप मेथड्स का मतलब समझ लें। फीफो का मतलब है फर्स्ट, FIFO ना, F का मतलब फर्स्ट, I का मतलब इन, F का मतलब फर्स्ट, O का मतलब आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, यानी जो फर्स्ट इन, जो माल आपके पास पहले इन हुआ आपके स्टोर के अंदर, आपने पहले ख़रीदा, फर्स्ट आउट, उसी को पहले आपने आगे बेचना है। क्योंकि अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बेचने की भी ट्रांजैक्शन आएगी, तो आपने फ़ौरन मेथड्स देखना है कि भाई कौन सा मेथड है। अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो तुमने पहले ख़रीदा है तो फर्स्ट आउट, उसी को पहले बेचो, यानी उसको पहले निकालो, तो उस मेथड पे ये मेथड है, तो इसके लिहाज से हमने बेचने की एंट्री बनानी है। उसके बाद सेकंड मेथड हमारे पास है लीफो में, LIFO, लीफो मेथड। लीफो मेथड का मतलब होता है स्टूडेंट्स, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट आउट यहाँ पहले है कि फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, और दूसरे में लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये मेथड कन्फ्यूजन आप ज़रूर समझ लें, इसकी फुल फॉर्म ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, अगर नहीं समझ आएगा तो फिर आप मेथड पे काम करना मुश्किल होगा। तो लास्ट इन, ला मालिक है, देखें, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो आप, अच्छा अब आपके पास जो लास्ट में इन हुआ, लास्ट टाइम, बिल्कुल आखिर महीने में जो आपने माल ख़रीदा लास्ट टाइम, उसमें से, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, वो जो लास्ट टाइम माल ख़रीदा है उसको पहले बेचना है, पहले वाला पहले नहीं बेचना है। ये आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये सिर्फ सेल्स के वक्त इस्तेमाल होता है। ये आप बात रट लें कि मेथड आपने फ़ौरन देखना है कब, जब सेल्स होगी। सेल्स कैसे, क्योंकि सवाल में बताएगा कि सेल्स करो भाई इतनी यूनिट्स, क्योंकि आपने बेचना है। तो और उसके बाद थर्ड मेथड है, पहला मेथड, यानी आपने मेथड कब इस्तेमाल करेंगे, सेल्स के वक्त, जब सेल होगी।
और सेल के वक्त मेथड इस्तेमाल करेंगे तो मेथड का क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सेल के वक्त ये देखना है कि फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला मेथड है, तो आपने जो पहले माल इन किया था उसी को पहले आउट करो यानी बेच दो। अच्छा, दूसरा मेथड अगर लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला मेथड है तो सेल के वक्त जो आपने लास्ट में इन किया था उस माल को फर्स्ट आउट यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो लास्ट में आपने इन किया था अपने स्टोर में ख़रीदा था उसको फर्स्ट आउट, उसको पहले बेचें। और लास्ट मेथड है मूविंग एवरेज मेथड, सबसे आसान मेथड है। इस मेथड के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है। इस मेथड के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको जो है सारे माल, ना कोई पहले वाला ना कोई बाद वाला, सारा माल एक ही जगह मिक्स होगा। उसमें से जैसे सेल करने का कहेगा सवाल के अंदर, आपने बिल्कुल मेन सारे माल के अंदर से जितनी यूनिट्स उसने कहा बेचो उतने यूनिट्स उठाना है आपने, और उठा के मूविंग एवरेज मेथड यानी सबकी एवरेज प्राइस निकालनी होती है। जिस तरह पेट्रोल है, पेट्रोल कहीं आता है, पेट्रोल जिस तरह कोई पेट्रोल सेलिंग का काम कर रहे हैं, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ इस मेथड्स के हवाले से, पेट्रोल सेलिंग का काम कर रहे हैं, उनके पास एक पेट्रोल की टैंक है, पहले उन्होंने एक पेट्रोल ख़रीदा 10,000 लीटर्स, वो था उनको पड़ा 80 रुपये लीटर। अब जब वो दोबारा पेट्रोल ख़रीदा उन्होंने तो उनको पड़ रहा है कि 85 रुपये लीटर। तो इन दोनों लीटर्स के रेट मुख्तलिफ हैं, लेकिन पेट्रोल सारा उन्होंने एक ही टैंक के अंदर रखना है। तो इन दोनों रेट्स को मिलाकर एवरेज रेट यानी एवरेज प्राइस निकाल लेते हैं और उस एक ही टैंक के अंदर सारे पेट्रोल को मिक्स कर देते हैं। जिस तरह हम अभी माल का कोई होगा तो इसी तरह वो माल भी सारा मिक्स कर देते हैं और एक ही रेट पे बेचते हैं। तो मूविंग एवरेज मेथड मैंने आपको आसान सा बता दिया। आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सवाल सॉल्व करेंगे, उसके अंदर जो जो कन्फ्यूजन आएंगे आपको इंशाल्लाह क्लियर करते रहेंगे। और कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, कोई सवाल हो तो आप उसको जो है क्लियर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं ताकि हम समझ जाएं कि आपको समझ आ भी रहा है या कोई ऐसी बात कि समझ नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी जो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन खोला है, एक प्रॉब्लम नंबर 2 है, आपको आई थिंक नज़र आ रहा होगा। प्रॉब्लम नंबर 2 है और सवाल हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब ठीक, सबसे पहले सवाल लिखा है काशिफ ट्रेडर्स मेक्स द फॉलोइंग परचेजेस एंड इशूज़ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर। ये पूरे एक महीने की आपको डिटेल दे दी कि उन्होंने कितना माल ख़रीदा, कितना माल बेचा। अब आपको रिकॉर्ड करना है मेथड्स के लिहाज से, और जो मेथड्स मैंने आपको बताया दोबारा कोशिश करता हूँ बताऊँगा, आप बिल्कुल सही से देखें ताकि आपको समझ आए। ये हमने बीकॉम पार्ट 1 की एक बुक है, पेटी वाला की बुक है, वो हम उसमें से हमने सवाल निकाला है काशिफ ट्रेडर का सवाल। प्रॉब्लम नंबर 2 जो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के टॉपिक के अंदर, आपके पास कोई भी बुक है तो आप काशिफ ट्रेडर्स वाला सवाल अपने बुक के अंदर जो भी बुक है आप उसमें ढूंढ के निकाल सकते हैं, इंशाल्लाह मिलेगा उसके अंदर ना। तो देखें सबसे पहले क्या करते हैं, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब सवाल के अंदर सबसे पहले आपने रिक्वायर्ड पढ़ लेना और काम शुरू करना है। रिक्वायर्ड के अंदर क्या कह रहा है कि वो पूछ रहा है, रिक्वायर्ड का मतलब वो आपको बता रहा है कि ये काम करो इस सवाल के अंदर। अब आप पता चलें कि क्या क्या करना है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, मैंने आपको कहा था ना कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री मतलब ये है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। नवंबर 30 सितंबर काट दिया क्योंकि ये महीने जब डिटेल नवंबर की है तो डेट भी नवंबर होनी चाहिए ना। तो नवंबर 30 तक की, नवंबर की 1 तारीख से लेकर नवंबर की 30 तारीख तक जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो कह रहा है कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। इस पूरे महीने के अंदर आखिर में एंडिंग डेट पे हम काम कर रहे हैं, तो पूरे महीने काम करने के बाद तुम कैलकुलेट करो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, यानी जो एंडिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री यानी एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग मतलब जो आपके पास माल जितना अभी बच गया है इस महीने, पूरे महीने बेचने ख़रीदने के बाद कितना बचा है आपके पास माल, तो एंडिंग यानी बच गया, इन्वेंट्री यानी बची हुई चीज़, एंडिंग यानी आखिर का, इन्वेंट्री यानी बची हुई। जो आपके पास माल आखिर में अभी बच गया है ना, जितना आपने बेच दिया और जितना ख़रीदा सब मिलाने के बाद जो जो माल आपके पास बच गया उसकी कॉस्ट बताओ। कॉस्ट ऑफ एंडिंग यानी उसकी कॉस्ट यानी उसकी वर्थ क्या है, कॉस्ट बताओ यानी वो आपने कितने का ख़रीदा था। ये पहला रिक्वायर्ड ये कह रहा है कैलकुलेट करके बताओ कि वो माल आपने जो आपके पास बचा है वो कितने कितने वाला है और कितने का ख़रीदा था आपने। तो वो जब हम पूरा सवाल सॉल्व कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री क्या है, वो कितने वाला है। और रिक्वायर्ड 2 में कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताओ, और ये भी बताओ कि जो बच गया वो तो बता दिया, अब कह रहा है कि ये भी बताओ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स यानी जो मर्चेंडाइज आपने बेच दी, सोल्ड कर दी, बेच दी, सेल्स कर दी, तो उसकी कॉस्ट क्या है, यानी वो आपने कितने की ख़रीदी थी, उसकी कॉस्ट क्या है, वो आपने कितने की ख़रीदी ये भी बताओ। और अब बताओ भाई अब हमें कैसे पता चलेगा, परपेचुअल का सवाल है तो यहाँ देखिए परपेचुअल सिस्टम की हेडिंग है लगी है सवाल के ऊपर, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल सिस्टम, जो मैंने आपको परपेचुअल के हवाले से बात बताई, सवाल भी वही खोला मैं।
तो परपेचुअल सिस्टम के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद वो ये कह रहा है, ये देखें आप, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके बाद कह रहा है यूजिंग परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। मैंने आपको बताया था परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ करो, सिस्टम अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। अब इसके अंदर मेथड जो 3 मेथड्स मैं आपको बता कर आ रहा हूँ सवाल में, ये तीनों मेथड्स आपको बता रहे कि इन मेथड्स पे काम करो, और ये रिक्वायर्ड हमें एक कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री भी बताओ और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बताओ। तो फीफो मेथड, लीफो मेथड और एवरेज मेथड यानी मूविंग एवरेज मेथड। तो हम काम शुरू करते हैं। अब किस तरह स्केचिंग करना है आपने अपनी कॉपी के अंदर, वो हम करने की कोशिश करते हैं, अभी देखते हैं। तो फिर मैं कॉपी के पेज पर आ रहा हूँ और स्केचिंग किस तरह करनी है वो मैं आपको बता। तो देखें व्यूअर्स, मैंने कहा था स्केचिंग का, तो मैंने स्केचिंग कर ली है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। कैसी की है ये देखें, टोटल स्केचिंग के अंदर 10 कॉलम्स बनेंगे। जो है 10 कॉलम्स कैसे बनेंगे ये देखें। सबसे पहला कॉलम मैंने बनाया है डेट का। सबसे फर्स्ट कॉलम के अंदर मैंने डेट लिखा है, डेट का कॉलम। छोटे छोटे से आपने कॉलम बनाना है, और उसके बाद एक कॉलम बड़ा सा पहले बना लिया आपने, पूरा एक कॉलम समझे बड़ा। ये अंदर की लाइन छोड़ दें अभी। पहले आपने एक बड़ा सा कॉलम बनाया, एक हो गया। फिर उसके बाद आपने फिर एक उतना ही बड़ा सा एक और कॉलम बनाया, तो ये दो कॉलम्स हो गए, यानी एक रिसीव का पूरा कॉलम, एक इशूड का पूरा कॉलम। इतने बड़े हों कि अंदर छोटे छोटे कम से कम 3 कॉलम बन जाएं। देखें 1 2 3 अंदर 3 कॉलम्स बने, 1 2 3 अंदर 3 कॉलम्स बने हैं। फिर देखें थर्ड वाले के अंदर एक बड़ा सा कॉलम बनाया, फिर उसके अंदर सब कॉलम यानी 1 2 और 3 3 कॉलम वाले 3 कॉलम बन जाए। यानी आपने एक बड़े बड़े से एक जैसे 3 कॉलम बनाने हैं, फिर उस 3 कॉलम फिर 3 कॉलम के अंदर 3 कॉलम बनाना है। बस ये 9 कॉलम्स हो गए, और एक कॉलम ये डेट का, टोटल 10 कॉलम्स हो गए। ऐसे स्केचिंग पेंसिल से आपने करनी है, और डेट की हेडिंग डाली आपने दूसरी लाइन में, और कॉलम पहले आपने सारे बना लिए, हेडिंग अभी नहीं डाली। तो पहले 2 लाइन से इन दोनों कॉलम्स को जो है अंडरलाइन कर दें, बिल्कुल 2 लाइन से कॉलम्स को बंद कर दें। आसानी से बता रहा हूँ, 2 लाइन से कॉलम को बंद कर दें। अब आ गई हेडिंग के बाद, ये सारी हेडिंग जो मैंने ब्लैक से डाली आप ब्लू से डालिएगा। तो देखिए ब्लू से डालिएगा आप। सबसे पहले हेडिंग रिसीव्ड की, यानी रिसीव्ड यानी जो माल आपने ख़रीदा, यानी जो आपके स्टोर के अंदर माल आया ना, तो वहाँ अपडेटर बैठा होता है, रिसीवर, जो आपके माल को रिसीव कर रहा है। तो रिसीव करना समझे कि हम अभी रिसीवर है। हम सवाल में देखेंगे कि भाई ये माल हमने ख़रीद लिया, हमारे स्टोर में आ गया, तो हम रिसीव्ड के कॉलम के अंदर उस माल को लिख देंगे, उसकी यूनिट कॉस्ट क्या है उसकी वो प्राइस लिख देंगे, और टोटल मल्टीप्लाई करके क्या अमाउंट बन रही है वो लिख देंगे। तो यानी रिसीव का कॉलम। फिर उसके बाद हमने बनाना है इशूड का कॉलम। अच्छा माल तो हमारे पास आ गया, अब माल बेचना भी तो है ना, इशू भी तो करने हैं, वो माल जाएगा भी तो इशू का कॉलम, इशू के रिकॉर्ड्स इन 3 कॉलम्स के अंदर, जो इशू के अंदर सब कॉलम्स हैं। और लास्ट में बैलेंस वाला कॉलम। कौन सा कॉलम? बैलेंस वाला। यानी बैलेंस यानी जो माल ख़रीदा वो भी जाके बैलेंस में बैलेंस उठाएगा, जो माल हमने बेचा वो भी जो इशूड के अंदर जो हमने बेच दिया उसका रिकॉर्ड भी बैलेंस में होगा। यानी कोई भी अगर रजिस्टर खोलेगा तो वो ये नहीं देखेगा कि बताओ तुम्हारे पास रिसीव में कितने माल आए हैं, इशूड तुमने कितना बेचा। वो डायरेक्ट बैलेंस का कॉलम देखेगा, और जो अपडेटेड कॉलम होता है वो डायरेक्ट बैलेंस का कॉलम देखेगा, जो 3 कॉलम्स हैं ये। और इसमें भी अमाउंट्स देखेगा और यूनिट्स देखेगा कि कितने यूनिट्स हैं और कितने पैसे बन रहे हैं, और यूनिट कॉस्ट, एक यूनिट के कितने पैसे बन रहे हैं, एक यूनिट कितने की है, और टोटल के कितने पैसे बन रहे हैं अमाउंट। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर हाथ में रखना है आपने। सवाल उम्मीद है कि आपको ये सवाल मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा तो वीडियो में सवाल देखिएगा, उससे बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपके पास सवाल नहीं है तो कोई बात नहीं। तो बैलेंस का कॉलम हर कोई देखता है आकर के, बैलेंस में कितने पैसे बाकी हैं, कितने मिल गए। अब हम काम करना शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स मेरे पास सवाल है बुक के अंदर, जो मैंने आपको काशिफ ट्रेडर्स का सवाल दिखाया था। उस सवाल के अंदर हमने क्या करना है, तो मैं अपना पेंसिल वगैरह जो भी रिमूवर से मैं काम कर रहा हूँ, आपने ब्लू पेन से काम करना है ताकि प्रेजेंटेशन बरकरार रहे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप देखें कि काशिफ ट्रेडर का सवाल है। सबसे पहले इन्वेंट्री ऑन नवंबर 1 300 यूनिट्स एट द रेट और ये रुपीज़, साइन ऑफ रुपीज़ है, ये RS साइन ऑफ रुपीज़ 13 रुपीज़, यानी 13 बीच में डॉट, उसके बाद 2 ज़ीरो, यानी ये 13 रुपये। अब मैं आपको आसानी से समझा, देखें सबसे पहली ट्रांजैक्शन हमने यहाँ से उठानी है, और अपनी कॉपी के अंदर जो हमने कॉस्ट शीट बनाई है ना, ये कॉस्ट शीट जो हमने बनाई इसमें लिखनी है। तो कैसे लिखना है भाई, तो आप देखें, अब मैं बता रहा हूँ कैसे लिखना है। सबसे पहले इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री ऑन का मतलब ये पिछले महीने की इन्वेंट्री थी, और पिछले महीने की एंडिंग, यानी पिछले महीने इतना माल एंड में बचा, तो उस महीने जो बचा हुआ माल है तो वो अगले महीने, यानी नवंबर से पहले कौन सा महीना आता है? अक्टूबर। तो अक्टूबर के अंदर
जो माल एंड में बच गया, यानी ये 300 यूनिट्स, यानी कोई भी चीज़ होगी, यानी समझ लो कोई एक खिलौना बना रहा है तो उसके 300 यूनिट्स यानी 300 पीसेज उसके अक्टूबर की 30 तारीख को उसके पास बच गए। उसमें से उसने बेचा भी था अक्टूबर के महीने में और ख़रीदा भी था। अक्टूबर की एंडिंग तारीख को उसके पास 300 पीसेस 300 यूनिट्स बच गई। तो वो जो अक्टूबर की एंडिंग थी ना, तो अभी हम नवंबर की 1 तारीख की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो जो अक्टूबर की एंडिंग थी वो नवंबर की ओपनिंग हो गई, नवंबर की 1 तारीख, नवंबर की 1 ये डेट है। परप्यूचुअल सिस्टम पे काम कर रहे हैं, परप्यूचुअल सिस्टम के अंदर फीफो मेथड पे काम कर रहे हैं। और परप्यूचुअल सिस्टम के अंदर ये बात आप रिकॉर्ड करें, नोट करें जल्दी से कि परप्यूचुअल पे जब भी काम करते हैं डेट वाइज काम करते हैं और डेट सवाल के अंदर आपको मौजूद है। अगर नहीं दे सीरियल नंबर दे तो सीरियल नंबर डाल दीजिएगा, वरना तो डेट डालिएगा। और डेट का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो डेट यानी सबसे पहले ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, इन्वेंट्री ऑन नवंबर की 1 तारीख को 300 यूनिट्स थे हमारे पास, यानी जो हमें अक्टूबर के एंड में जो बच गए वो हमारे नवंबर की 1 तारीख को, वो सारी चीज़ें हमने नवंबर में ले आए। अब उसमें से हमने क्या बेचना है क्या ख़रीदना है, अब नवंबर के एंड में जाके पता चलेगा ये बिक गया वो बिक गया। फिर जो बच गया वो नवंबर के अगले महीने नवंबर दिसंबर में चला जाएगा। वो ऐसे करते करते जाता रहता है ना हर महीने। तो ये ओपनिंग है। और ओपनिंग को किस तरह रिकॉर्ड करते हैं, ओपनिंग यानी जब भी जो है परचेज़ किया जाएगा तो वो सीधा रिसीव में लिखेंगे। ये भी रट्टा लगाएं और नोट कर लें, ये सारे रट्टा लगाने वाली बात है जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। जब भी परचेज़ होगा तो रिसीव में लिखेंगे, क्योंकि जो परचेज़ हो के माल आपके स्टोर में आएगा और स्टोर में बैठा अपडेटर उसको रिसीव कर लेगा। तो जब भी परचेज़ होगी तो रिसीव में रिकॉर्ड करेंगे। और जब भी इशूड का कॉलम क्यों दिया है, जब भी आप सेल्स करेंगे ना तो यहाँ से इशू करेंगे यानी दे देंगे। कहते हैं ना चेक इशू करो, यानी चेक दे दो। तो भाई माल भी दोगे तो इशू ही करना कहलाएगा। तो इशू में रिकॉर्ड करोगे कब, जब आप सेल्स करोगे। और बैलेंस के अंदर आप इन सारी चीज़ों का बैलेंस करते हो। तो अभी जो हमारे पास नवंबर की 1 तारीख को ये इन्वेंट्री नवंबर की 1 तारीख को बैलेंस है। तो ये बैलेंस जो है हम बैलेंस है, पिछले महीने का बैलेंस था, अभी इस महीने आ गया तो इस महीने का ओपनिंग बैलेंस बन गया। तो ओपनिंग बैलेंस है तो बैलेंस के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। कैसे करेंगे देख लो, बैलेंस के कॉलम में ओपनिंग बैलेंस है तो सबसे पहले बैलेंस के कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे। किस तरह करना है ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप जहन लगा के देख लें एक दफ़ा। ये कॉस्ट शीट बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखें सबसे पहले डेट, यहाँ आपने नवंबर लिखना है, मंथ नवंबर, और इसकी 1 तारीख मैंने लिख दिया। अब 1 तारीख को ना इशू किया यानी ना परचेज़ होगा तो इशू में रिकॉर्ड करेंगे, यानी हमारे पास रिसीव हुआ ही नहीं तो रिसीव में क्यों रिकॉर्ड करें भाई। इशू किया ही नहीं मैंने तो माल इशू में क्यों रिकॉर्ड करें। 1 तारीख का जो माल है ना वो हमारे पास पिछले महीने का बचा हुआ था, तो इस महीने उसको हम लेकर आ रहे हैं, इस महीने से उसमें भी काम करें तो उसको हम बैलेंस में, कि हमारे पास पहले का बैलेंस इतना है। तो कितना था, कितना है देखो 300 यूनिट्स हैं और 1 यूनिट 13 रुपये का है, यानी 300 पीस समझ लो खिलौने हैं और एक खिलौना 13 रुपये का है। तो अब हम यहाँ इसको लिखना है, रिकॉर्ड करना है। तो यूनिट कितने थे, ये यूनिट का कॉलम है, देख रहे हो ये यूनिट का कॉलम, इसमें लिख दो 300। अच्छा, 1 यूनिट 13 रुपये का है, यूनिट कॉस्ट, 1 यूनिट की क्या कॉस्ट है भाई, क्या प्राइस है, कितने की थी 1 यूनिट, तो उसने बता दिया ना 13 रुपये। तो तुम भी ऐसे 13 रुपये लिख दो बीच में नुक्ता डाल के, हो गया 13 रुपये। अब एक पीस 13 रुपये की अमाउंट का कॉलम आ गया ये वाला। अमाउंट में वो लिखते हैं कि यूनिट 300 है, एक 13 रुपये की है, तो 300 यूनिट कितने की होगी भाई। तो है हाथ में कैलकुलेटर उठा लो, ये कैलकुलेटर मेरे पास है, साइंटिफिक कैलकुलेटर। इस कैलकुलेटर को आप ये करो, खोलो आसानी के साथ, ऑन करो, लिखो 300 यूनिट मल्टीप्लाई करना है, हर वक्त बार बार मल्टीप्लाई ही करना है। देखो मल्टीप्लाई, 1 यूनिट 13 रुपये का है तो मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, यानी 1 यूनिट 300 है। अभी हमें 300 की प्राइस मालूम करनी है। देखो 1 यूनिट 13 रुपये की है तो 300 कितने की होगी, इजिकल्स 2 का बटन दबाओ, 3,900 रुपये की यूनिट पड़ेगी। 300 यूनिट कितने की पड़ेगी, 3,900 की। तो अब हम अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे 3,900। ये देखो तुम्हारे सामने लिखते हैं इंशाल्लाह में 3,900 मैंने लिख दिया। यूनिट मैंने आपको बताया था ना यूनिट क्या होता है, यानी यूनिट वो बता रहा है वो कोई भी माल है कंपनी के अंदर, उसने यूनिट का नाम ले लिया तो उसके पास प्रोडक्ट है। यूनिट यानी उसके पास प्रोडक्ट, यूनिट का मतलब ना प्रोडक्ट जो उसने बनाया है कंपनी के अंदर उसको रिकॉर्ड करना है। वो 300 प्रोडक्ट बनाया समझो, और एक प्रोडक्ट 13 रुपये का बना, तो 300 कितने का बनेगा, तो आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। जब आपने लिख दिया तो फ़ौरन आपने स्केल उठाना है और स्केल से आपने क्या करना है,
कि इस लाइन को अपडेट करना है। बैलेंस हमेशा हर लाइन को अपडेट करना है, बैलेंस में हर लाइन को अपडेट करना है। ये आप रिकॉर्ड कर लें बात। देखिए मैं इसको अपडेट लाइन इसको कहते हैं, अपडेटेड लाइन। ये देखें अपडेटेड लाइन, अपडेटेड लाइन ये खींचना है आपने लाजमी। अब दूसरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की तरफ चलते हैं। आ जाए, ये मैंने दोबारा बुक 1 तारीख का काम हो गया। अब आ जाए इधर, 1 तारीख का काम हो गया, 1 तारीख का काम हो गया। अब शायद आपको नज़र आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। 1 तारीख का काम मुकम्मल हो गया। अब उसके बाद ये देखें 1 तारीख का काम मुकम्मल हो गया। तो अब इसके बाद हमारे पास है 1 तारीख का काम मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद हमारे पास हम दूसरे परचेज़, और उसके बाद दोबारा नवंबर की 4 तारीख को, नवंबर की 4 तारीख, ये नवंबर की 4 तारीख है। क्या किया तुमने? परचेज़ किया। परचेज़ तो कितना परचेज़ किया भाई? 4 तारीख को 600 यूनिट्स परचेज़ किया। ठीक है 600। अच्छा, एक यूनिट कितने का था जो तुमने 600 कर लिया परचेज़? एक यूनिट 12 रुपये 20 पैसे का था। अब इसको रिकॉर्ड करो। तो चलो अभी परचेज़ रिकॉर्ड करते हैं। मैंने आपको कहा था जब भी परचेज़ होगा तो वो इशू रिसीव के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। तो रिसीव का कॉलम मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें रिसीव का कॉलम, ये रिसीव का कॉलम है। परचेज़ हुआ कौन से तारीख को? नवंबर की 4 तारीख को। नवंबर मैंने पहले लिख लिया इसलिए बार बार नहीं लिख रहा हूँ। एक यूनिट आपने कितनी यूनिट्स परचेज़ किए? बुक के अंदर मैंने आपको देखा था 600 यूनिट्स परचेज़ किए, इसलिए मैंने 600। बुक आपने देखना है, बुक में सारी डिटेल्स है। एक यूनिट कितने का था? 12 रुपये 20 पैसे का। तो बताओ 600 यूनिट्स कितने के होंगे? तो मैं 600 यूनिट्स आपने उसी तरह कैलकुलेटर में 600 को 12 रुपये 20 पैसे से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास 600 यूनिट्स आ जाएंगे 7,320 रुपये के, 7,320 रुपये के। तो अब आपने फ़ौरन पहले ओपनिंग का जब काम किया था वो डायरेक्ट बैलेंस में लिखा था, ये रहा। लेकिन जब भी परचेज़ हो, सेल हो, उसको भी बैलेंस में ले जाके एडजस्ट करना है, बैलेंस करना है कि भाई बताओ अब कितना बैलेंस है और कितना नहीं है। तो सबसे पहले आपने इस कॉलम में आ जाना है। तो फर्स्ट इसके ऊपर आपने सबसे पहले इसको लाना है और रिकॉर्ड करना है बैलेंस के कॉलम में। बैलेंस का कॉलम ये रहा। बैलेंस के कॉलम के अंदर जो अभी आपने परचेज़ किए ना, ये परचेज़ नवंबर के 4 तारीख को, ये भी आपने रिकॉर्ड करनी है। अच्छा, अब बैलेंस में आपने दिखाना है कि बता तुम्हें तुम्हारे पास कौन कौन सा माल पड़ा है। पहले वाला पहले आया, बाद वाला बाद में। तो पहले मेरे पास कौन सा माल था? पहले 300 यूनिट्स थे मेरे पास, यूनिट्स थे। एक यूनिट 13 रुपये का था, तो वो लिख दिया मैंने बैलेंस में। ऊपर से देखिए ये आप बैलेंस पहले का था, और उसके पैसे बन रहे थे 3,900। ठीक है। अब उसके बाद मैंने दोबारा नवंबर की 1 तारीख का ये बैलेंस हो गया। अब मैंने 4 तारीख को दोबारा 600 यूनिट्स परचेज़ किए जो कि 12 रुपये 20 पैसे के हिसाब से थे, और उनके पैसे बनने 7,320। तो मैंने ये यूनिट के कॉलम में 600 यूनिट जो मैंने अभी 4 तारीख को परचेज़ किए ये हो गया। और फिर यूनिट कॉस्ट, एक यूनिट की कितनी कॉस्ट थी भाई? तो एक 12 रुपये 20 पैसे का पड़ा था। तो टोटल प्राइस कितनी हो गई? ये हो गया हमारे पास टोटल अमाउंट 7,320। तो अब हमें कोई भी, अब उसके बाद और कोई माल है? नहीं, कोई माल नहीं है। तो अब आप क्या करोगे? इसको अपडेट करोगे, और जैसे आपके पास कोई माल नहीं है तो उसके बाद दोबारा आपने अपडेटेड लाइन का ख्याल रखना है। अपडेटेड लाइन आपने ज़रूर खींचनी है। जैसे आपने नवंबर की 1 तारीख को खींचा था, दोबारा खींचा। अच्छा, अब मैंने कहा था कि कोई भी आएगा बैलेंस देखेगा। अच्छा, कोई भी बंदा आया, उसने आके डायरेक्ट आपके पास जो अपडेटेड आखिरी वाली लाइन है उसका बैलेंस देखेगा। वो देखेगा भाई 300 यूनिट्स तुम्हारे पे पड़े हुए 13 रुपये वाले। अच्छा 13 रुपये वाले। और उसके बाद 600 पड़े हुए 12 रुपये 20 वाले, 20 पैसे वाले। अच्छा, समझ गया। हाँ भाई, इतने पैसे तुम्हारे पास, टोटल 900 यूनिट्स पड़े हुए। तो इस तरह बैलेंस चेक होता है। तो अब दोबारा देखें, अब इसके अंदर हम दोबारा बुक के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या किया है बुक के अंदर। अब दोबारा ये हमने 2 ट्रांजेक्शन 4 तारीख तक की ट्रांजेक्शन्स कर ली, यानी एक नवंबर की 1 तारीख की ट्रांजेक्शन और नवंबर की 4 तारीख की ट्रांजेक्शन्स हो गई हमारे पास। ये ट्रांजेक्शन्स हो गई दोनों। अब उसके बाद हम चलेंगे नवंबर की 10 तारीख की ट्रांजेक्शन्स की तरफ। जी, तो व्यूवर्स हमने 4 तारीख की ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट कर ली। 4 तारीख, ये वाली 4 तारीख की ट्रांजेक्शन्स हमने कंप्लीट कर ली। हमने लिख दिया इसके 600 यूनिट्स और 12 रुपये 20 पैसे के हिसाब से जो थे वो हमने लिख दिए अपने रजिस्टर के अंदर। अब हमने क्या करना है, एक आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। ये डेट का कॉलम आपको नज़र आ रहा होगा, पर पीछे में डेट वाइज काम करते हैं। ये लाइन से लिखा नज़र आ रहा है आपको नवंबर नवंबर नवंबर, और ये नवंबर की 1 तारीख, नवंबर की 4 तारीख, नवंबर की 10 तारीख, नवंबर की 23 तारीख और नवंबर की 14 तारीख, नवंबर की 28 तारीख।
आप किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर डेट वाइज काम कर रहे हो, एक ट्रिक ये याद रखना है आपने, ये बात ये है, ट्रिक ये है कि अभी आपको नवंबर का जो कॉलम नज़र आ रहा है, तो आपने फौरी तौर पर एग्ज़ामिनर आपको घुमाने के लिए ये भी दे सकता है कि पहले उसने 1 तारीख की ट्रांजैक्शन दी, उसके बाद 4 तारीख की दी, उसके बाद 10 तारीख की दी, उसके बाद वो डायरेक्ट 23 तारीख की ट्रांजैक्शन दे रहा है। जिस तरह यहाँ देखें आप, दे रहे हैं ना 23 तारीख की ट्रांजैक्शन, 10 के बाद 23, हालांकि 10 के बाद आना चाहिए थी 14 तारीख, उसके बाद 23 तारीख। तो ये आपने अकाउंटिंग करते वक्त ये आपने जहन में रखना है, डेट वाइज काम करना है, क्योंकि आप डेट के हिसाब से परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में काम कर रहे हैं और डेट आपको जो है वो ज़रूर देखनी है। तो मैंने 1 तारीख की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी, फिर 4 तारीख की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी, अब मैं 10 तारीख की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दूंगा, उसके बाद 23 की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करूंगा, बल्कि मैं पहले 14 तारीख को मुकम्मल करूंगा, उसके बाद 23 पर आऊँगा, फिर 28 करूँगा, मेरा काम ख़त्म। तो आइए, पहले हमने 4 तारीख की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली, अब 10 तारीख की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं अपने कॉपी के रजिस्टर पर आया, ये मेरी कॉपी के रजिस्टर है, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने 4 तारीख की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली है। 4 तारीख की ट्रांजैक्शन ये आपको नज़र आ रहा होगा, नवंबर की पहले 1 तारीख लिखी, फिर उसके बाद 4 तारीख। अब हम 10 तारीख की ट्रांजैक्शन पहले देख लेते हैं कि 10 तारीख का क्या काम है। 10 तारीख के अंदर, ये 10 तारीख मैं आपको दिखा रहा हूँ, हिलने के लिए माजरत है, ये 10 तारीख देखें, ये परचेज़ लिखा है, यहाँ आप देखें, ये पहले इन्वेंट्री पहला कर लिया, 1 तारीख की हो गया, 4 तारीख को क्या था, नवंबर को परचेज़ किया था इतने यूनिट्स, वो भी कर दिया। अब दोबारा परचेज़ कर रहे हैं नवंबर की 10 तारीख को, कितने यूनिट, 400 यूनिट्स परचेज़ कर रहा है, और 1 यूनिट है 11 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। तो हमने यहाँ बताना है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम पर, और हम फीफो मेथड के अंदर काम कर रहे हैं, और फीफो मेथड के अंदर हम ये पूरी जो हमारे पास ये शीट है, इसको कहते हैं कॉस्ट शीट और इन्वेंट्री कार्ड। ये मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि आपके जहन में रहे। तो हमने अब 10 तारीख की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। 10 तारीख को उसने परचेज़ किया है 400 यूनिट्स, 1 यूनिट उसको 11 रुपये 50 पैसे के हिसाब से मिला है, वो हमें यहाँ रिकॉर्ड करना है वैल्यूएशन करते वक्त। हम वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो मैं अपना जो है पेन निकालता हूँ, ये रिमूवर में इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप पेन ब्लू पेन इस्तेमाल करें प्रेजेंटेशन के लिए, और बाकी प्रेजेंटेशन मैंने आपको बताई है और भी बता सकते हो इंशाल्लाह। तो देखिए, मैं यहाँ पहले लिखता हूँ, सबसे पहले डेट डाल दूँगा, भाई मैं 10 तारीख पे काम कर रहा हूँ, डेट डाल दिया। उसके बाद जब भी मैं आपको बताया था, जब भी परचेज़ होगी तो ये रिसीव का जो कॉलम आपको नज़र आ रहा है, इस कॉलम में ही लिखेंगे। उसके बाद लिखने के बाद फिर आगे सबसे लास्ट वाले बैलेंस के कॉलम में जाएंगे और उसको बैलेंस कर देंगे एडजस्ट, ताकि कोई भी आए वो डायरेक्ट बैलेंस देखता है, बैलेंस से उसको पता चलेगा, बैलेंस के कॉलम से, कि क्या चीज़ पड़ी है, क्या बिक गई और क्या कितने की थी। तो देखिए, मैं 10 तारीख के पहले सबसे पहले रिसीव में आता है ना, रिसीव्ड हुआ तभी तो रिसीव करने के बाद में बैलेंस में जाएगा। पहले रिसीव हुआ है, परचेज़ किया, रिसीवर जो अपडेटर स्टोर में बैठा है, उसके पास हमने परचेज़ किया, समझे 400 यूनिट किसी भी चीज़ की परचेज़ किया और अपने स्टोर के वाले तक पहुंचा दिया। तो स्टोर वाला जो स्टोर में अपडेटर बैठा है ना, उसको जैसे रिसीव होगा तो वो अपने पास लिखेगा, तो मैं लिख रहा हूँ अपने पास, समझे मैं रिसीवर हूँ। तो देखें, सबसे पहले 400 यूनिट्स 400, तो मैं थोड़ा सा पेन चेंज करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा आप रुके। 400 यूनिट्स मैंने परचेज़ किया है। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, मेरा पेन सही नहीं चल रहा, मैं पेन चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। 400 यूनिट्स मैंने परचेज़ किया, और उन 400 यूनिट्स परचेज़ करने की एंट्री मैं करने जा रहा हूँ। मैं ये पेन लेकर आ रहा हूँ अपना, देखिए 400 यूनिट मैंने लिखा, 400, देखिए 400, इसको ठीक कर देता हूँ, 400 यूनिट्स। अच्छा, अब यहाँ यूनिट्स के कॉलम में तो यूनिट्स लिख दिया, अब मुझे लिखना है कि यूनिट कॉस्ट, एक यूनिट की क्या कॉस्ट थी भाई, 1 यूनिट की क्या कॉस्ट थी। तो 1 यूनिट की कॉस्ट यानी 1 यूनिट की प्राइस, 1 यूनिट हमें कितने की पड़ी, ये मतलब है। तो मैं 1 यूनिट मुझे 11 रुपये 50 पैसे की पड़ी, और अब अमाउंट के कॉलम में इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ अमाउंट लिख दूंगा कि ये अगर 1 यूनिट 11 रुपये 50 पैसे की है, तो फिर मुझे 400 यूनिट कितने की पड़ी, तो मुझे 400 यूनिट पड़ रही है 4600 रुपये की। आपने कैलकुलेटर में सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देना है। 4600 की यहाँ लिख दिया मैंने, 4600। अब फ़ौरन में काम ख़त्म नहीं हुआ, मैं फ़ौरन बैलेंस के कॉलम में आ रहा हूँ। बैलेंस के कॉलम में आके पहले इसको हमने बैलेंस करना है। व्यूअर्स, आप आई होप आप समझ रहे होंगे, आपने बैलेंस करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट के अंदर अपने सारे मुतालबात रख सकते हैं कि मैं वीडियो इस तरह बनाऊँ या इस तरह बनाऊँ, आपको क्या बात समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। वैसे कोई इशू नहीं है, अगर आप जो भी बातें पूछेंगे मुनासिब हो तो मैं इंशाल्लाह बताऊँगा इसके बारे में। मैंने 400 यूनिट्स अभी ख़रीदे, बैलेंस के अंदर मैं बताता हूँ कि मैंने अब ये बैलेंस की इस लाइन में मैं एडजस्ट कर दूँगा सारी एक एक करके, कि पहले हमारे पास ये थी,
अब उसके बाद ये लिया, फिर उसके बाद अब ये लिया। यानी एक लाइन अगर कोई बैलेंस के सबसे लास्ट का बैलेंस का कॉलम देखेगा ना कोई भी आके, तो वो बता देगा तुमने तुमने पहले तुम्हारे पास 3, जिस तरह ये हम दूसरे पे देखते हैं, तो बैलेंस का कॉलम अगर कोई आया उसने इन दोनों लाइन के अंदर, क्योंकि नीचे वाली अपडेट लाइन है यानी इसके बाद काम नहीं हुआ है, और ये भी अपडेट है इसके बाद काम नहीं हुआ है। तो जब यानी इसके बाद फर्स्ट टाइम लगाई थी हमने ये लाइन ऊपर वाली छोड़ दें, नीचे वाली लाइन हमने देखी कि ये भाई अपडेटेड लाइन है, इसके बाद कोई काम नहीं हुआ। तो इससे ऊपर देखो क्या काम हुआ है। तो ऊपर काम हुआ है ये है कि 300 यूनिट्स हमने परचेज़ किया था, उसके बाद 600 यूनिट्स परचेज़ किया। जो 300 परचेज़ किया था वो 13 रुपये वाले थे, और वो 13 रुपये वाले थे तो 300 के पैसे बन गए 3,900। अच्छा, अब उसके बाद तुमने 600 भी परचेज़ किया। हाँ भाई 600 भी परचेज़ किया ना। अच्छा, वो कितने वाले थे? वो तो 12 रुपये 20 पैसे वाले थे। तो उसके कितने पैसे बने? उसके बने 7,320 रुपये। तो ये काम हमने लास्ट टाइम किया था। अब हम दोबारा नई डेट पे परचेज़ कर रहे हैं, तो दोबारा बैलेंस में आके वो नई चीज़ें भी लिखेंगे और जो पहले से पड़ी हैं वो भी लिखेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस के अंदर जो पहले पड़ी चीज़ें हैं वो लिखते हैं। तो मैं पहले एक लाइन में 300 यूनिट्स जो हमारे पास ऊपर वाली लाइन से देखते हैं। देखें 300 यूनिट्स पड़े 13 रुपये के हिसाब से, तो मैंने लिख दिया 13 रुपये के हिसाब से 300 यूनिट्स। उसके बाद इनके पैसे बन रहे हैं 3,900, सेम आपने एज इट इज़ उतार देना है। फिर उसके बाद और क्या पड़ा है भाई? और 600 वाला माल भी तो पड़ा है ना। 600 यूनिट्स पड़े जो 12 रुपये 20 पैसे के हिसाब से हमें मिले हैं। उसके कितने पैसे बने भाई? उसके हमने 7,320 रुपये दिए हैं हमने ख़रीदने के लिए। अच्छा, और कोई माल? हाँ, अभी जो परचेज़ किया 10 तारीख को 400 यूनिट्स 11 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, वो भी तो लिखो। हाँ चलें, वो भी लिख देते हैं। तो 10 तारीख को हमने ये 400 परचेज़ किया, ये बैलेंस के अंदर आके एडजस्ट हो गया, 11 रुपये 50 पैसे के हिसाब से था, और 4,600 रुपये हमने दुकानदार को दिए हैं और इससे ये परचेज़ किए। आपने स्केल रखना है, स्केल रख के ये काम करने के बाद अपडेटेड लाइन का व्यूवर्स लाजमी ख्याल रखिएगा। अपडेटेड लाइन आपने ज़रूर लगानी है, क्योंकि मैंने पहले अपडेटेड लाइन लगाई, अब इसके बाद ये लास्ट काम है। यही मैं तीनों काम देख के पूरी अपनी कॉस्ट शीट का अहवाल इंशाल्लाह बता सकता हूँ कि हमारे पास कितने माल ख़रीदे थे और अभी टोटल कितने माल हमारे पास पड़े हैं। ये बैलेंस का कॉलम इसीलिए दिया गया है। तो आपने बैलेंस लाजमी करना है ताकि आपको फौरी तौर पे बैलेंस का कॉलम आप देखें, आपको पता चल जाए भाई 300 यूनिट्स भी हैं, 600 भी हैं और 400 भी हैं, और सबके अलग अलग रेट्स हैं और सबके पैसे इतने बन रहे हैं। चलें अब दूसरी तरफ आते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो, कोई बात नहीं समझ आए आप पूछ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब देखें, मैंने 10 तारीख की ट्रांजेक्शन कर ली, क्योंकि ये नवंबर की 10 तारीख की ट्रांजेक्शन हो गई। जो 400 यूनिट्स वाली थी मैंने लिख दिया। अब नवंबर की 10 तारीख के बाद इन्होंने दिया 23 तारीख। तो एक पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया कि 23 तारीख नहीं लिखना भाई, 10 के बाद 14 आती है, फिर उसके बाद और डेट्स आती हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। हाँ, उसके बाद 14 के बाद 23 आएगी। तो पहले 14 तारीख के काम कर लेते हैं। तो 14 तारीख को क्या है, देखें, ये देखें 14 तारीख को गौर कीजिएगा, सेल्स है, सेल्स लिखा है नवंबर की 14 तारीख को सेल्स किया। अच्छा भाई, जब हम इतनी चीज़ें ख़रीद रहे हैं, नया कॉन्सेप्ट आया, और इसके अंदर आपको ट्रिक और एक पॉइंट आपने इसमें ये पॉइंट याद रखना है, रट्टा लगा लें व्यूवर्स, रट्टा लगा लें। जब भी सेल्स होगा, मैं कह रहा हूँ कि जब भी सेल्स होगा रट्टा लगा लें, जब भी सेल्स होगा फ़ौरन मेथड देखना है। व्यूवर्स, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब भी सेल्स होगा फ़ौरन मेथड देखना है। यहाँ देखें 2 जगह सेल्स है, तो पहला सेल्स पे हम काम कर रहे हैं। तो जब भी सेल्स होगा मेरे भाई, पहले आपने मेथड्स देखना है कि मेथड कौन सा है। तो आपने जब भी सेल्स करेंगे मेथड देखना है। तो बताएं मेथड कौन सा है? मेथड आपने जो हेडिंग डाली है इसीलिए डाली है। ये देखें, यहाँ आए नीचे, ये देखें, बाय फीफो मेथड, बाय फीफो मेथड, फीफो मेथड। अब जो मैंने आपको इसकी पिछले की बैकग्राउंड थीम बताई थी ना, कि भाई इसके पीछे ये क्या है, इसका फुल स्टैंड्स फॉर, इसका फुल ऑब्जर्वेशन क्या है, ये क्या स्टैंड्स करता है, फीफो स्टैंड्स फॉर क्या है, फीफो का मतलब। अब आपने ये मतलब अगर आपने नहीं समझा होता तो आप अभी सेल्स के वक्त परेशान हो जाते हैं। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आसानी से। फीफो, एफ़ का मतलब फर्स्ट, इन का मतलब इन, फर्स्ट इन, और दूसरे वाले एफ़ का मतलब फर्स्ट, और दूसरे वाले ओ का मतलब है आउट, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। बाय फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, यानी हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से काम कर रहे हैं। और इस मेथड के अंदर एक ट्रांजैक्शन आ गई है सेल्स की। तो अब इसको कैसे रिकॉर्ड करना है, तो ये आप रट्टा लगा लें, जब भी सेल्स होगी फ़ौरन मेथड देखना है। सेल्स के हिसाब से ही, सिर्फ सेल्स का फ़र्क है फीफो और लीफो मेथड के ऊपर काम करते हुए। अगर आपने सेल्स करते वक्त मेथड नहीं देखा, मेथड को देख के सेल्स नहीं किया, तो आपकी पूरी कॉस्ट शीट जो है या इन्वेंट्री कार्ड पूरा ख़राब हो सकता है और आप गलत बना सकते हैं। तो वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखें, सेल्स जब भी होगी आपने मेथड देखना है। मेथड आपने देख लिया, व्यूवर्स,
कि मेथड है फीफो मेथड। तो चलें फीफो मेथड के हिसाब से जब भी मैथ नंबर 1 पॉइंट ये है कि मैथ सेल्स किया तो मेथड देखा। अच्छा मेथड देख लिया तो बताओ मेथड देखा इसका मतलब देखने का मतलब नहीं देख के भूल जाए, मेथड के हिसाब से सेल्स करनी है। तो मेथड कह रहा है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। भाई जो फर्स्ट इन जो पहले तुमने इन किया था ना माल अपने स्टोर में, सबसे पहले जो माल ख़रीदा था फर्स्ट आउट, पहले उसको बेचना जब भी सेल्स करोगे। तो अब आ जाए इन्वेंट्री कार्ड कॉस्ट शीट पे। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको हमारे पास कौन कौन सा माल पड़ा है। तो मैं बैलेंस के कॉलम में आया, लास्ट टाइम वाला जो हमारे पास जो है अपडेटेड लाइन है, इसके ऊपर जो 3 बैलेंस है हमारे पास, यही पूरी इन्वेंट्री कार्ड की परचेजेस की डिटेल इसी 3 लाइन में आ गई है। क्या सबसे पहले 300 यूनिट ख़रीदा था हमने सबसे पहले 13 रुपये के हिसाब से। उसके बाद हमने 600 यूनिट ख़रीदा 12 रुपये 20 पैसे के हिसाब से। उसके बाद हमने 400 यूनिट्स ख़रीदा 11 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। उनकी अमाउंट्स ये बन रही हैं। तो मेथड कह रहा है कि फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, यानी जो माल पहले इन किया उसी को पहले आउट करो, यानी उसको पहले बेचो। हाँ यानी बाद वाला पहले मत बेच देना। पहले सबसे कौन सा माल लिया था आपने? सबसे पहले माल यहाँ हमारे पड़ा हुआ भी भाई 300 यूनिट ख़रीदे थे सबसे पहले। तो उसका मतलब ये कह रहा है कि अभी जितने माल बेचने का ऑर्डर आया ना सेल्स की ट्रांजैक्शन, वो सेल्स की ट्रांजैक्शन को पूरा करो पहले वाले माल से, यानी पहला वाला माल बेचो। क्योंकि मेथड कह रहा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले इन किया उसको पहले आउट कर दो। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप डेट वाइज सबसे नवंबर की 1 तारीख को जो बैलेंस था हमारे पास, जो हमारे पास पहले का बैलेंस था वो 300 यूनिट्स था सबसे पहले। उसके बाद में हमने दोबारा जो है 600 यूनिट ख़रीदा। तो हमें 300 यूनिट पहले है तो पहले 300 बेचेंगे, फिर 600 अगर ऑर्डर पूरा हो गया तो फिर नहीं बेचेंगे। अगर 300 से ज़्यादा यूनिट वो कह रहा है कि भाई 300 से ज़्यादा, अभी आ जाते हैं यहाँ पर आसानी से बात समझ लें। ये देखें 14 तारीख वो कह रहा है सेल्स नवंबर की 14 तारीख 700 यूनिट्स वो 700 यूनिट बेचना मांग रहा है। और हमारे पास अभी टोटल यूनिट कितने हैं इन्वेंट्री कार्ड के अंदर? देखें हमारे पास टोटल यूनिट है 300 भी है 600 भी है, 6 3 9 हो गए, 10 11 12 13 1300 यूनिट्स हैं टोटल। 1300 यूनिट्स हैं टोटल, 1400 यूनिट्स हैं टोटल हमारे पास। तो इन 1400 यूनिट्स के अंदर से वो कह रहा है व्यूवर्स देखें 1300 यूनिट्स हमारे पास, 1300 यूनिट्स है हमारे पास टोटल ना। हाँ 1300 यूनिट्स है। वो कह रहा है कि फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट, मैंने आपको इसीलिए कहा है कि पहले मेथड देखना है। मेथड कह रहा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल पहले लिया उसको पहले बेचो। पहले माल लिया ये 300 यूनिट तो पहले इसको बेचेंगे। अगर ऑर्डर पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो दोबारा उसके बाद वाला, अब ये बिक गया तो अब पहला यही रह गया ना, इसके बाद वाला ये, लेकिन ये ख़त्म हो गया तो अब हमारे लिहाज से पहला ये रह गया। तो फिर उसके बाद इसमें से ऑर्डर पूरा करेंगे। अभी देखें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब देखें नवंबर की 14 तारीख के काम कर रहे हैं, 23 तारीख का काम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पहले 10 के बाद 14 आएगी उसके बाद 23 आएगी। तो ये मेथड अपडेटेड लाइन के बाद ही काम होगा, नया काम। अपडेटेड लाइन ये आ रही है यहाँ तक आएगी बस, तो उसके बाद एक काम हो रहा पूरी यहीं तक आ जाएगी ना डेट की लाइन। ये डेट के कॉलम के अंदर ये अपडेटेड लाइन नहीं आएगी, सिर्फ यहाँ तक बस। आपने अपडेटेड लाइन ये यहाँ तक लेनी है, यहाँ तक बस अपडेटेड लाइन। तो अब हमारे ट्रांजैक्शन नंबर 4 की तरफ, जो कि डेट के कॉलम में मैंने डेट लिख देता हूँ। एक लाइन छोड़ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ख़राब हो गया। आपने अच्छे प्रेजेंटेशन से करना है, आपको बताने के लिए ये लाइन काटी है कि अपडेटेड लाइन सिर्फ इस नुक्ते तक यहीं तक आएगी, यहाँ तक नहीं आएगी। देखिए अब मैं कह रहा हूँ काम 14 तारीख पे, तो मैंने लिखा 14 तारीख। अब बताएं रिसीव में लिखूँ या इशूड में लिखूँ या बैलेंस में लिखूँ? तो भाई जब परचेज़ करते हैं तो रिसीव में लिखते हैं, और जब अपने पास से इशू कर दिया माल, यानी चला गया इशूड के चला गया, क्यों गया? क्योंकि सेल्स कर दिया, बेच दिया तो माल इशू कर दिया, यानी माल चला गया। तो जब चला गया तो इशूड के कॉलम में लिखेंगे ना, इशूड का कॉलम दिया हुआ है तो इशूड में लिखते हैं। जब भी परचेज़ होगा तो रिसीव में लिखना, और जब भी सेल्स होगा तो इशूड में लिखना। जब भी परचेज़ होगा तो रिसीव के कॉलम में आता है माल, जब भी सेल्स करोगे तो इशूड के कॉलम में लिखना। और बैलेंस तो उन सब चीज़ों का बैलेंस है। देखिए अब यूनिट्स का कॉलम, यूनिट्स कितने यूनिट्स बेचने हैं भाई? अच्छा टोटल ऑर्डर तो है 700 यूनिट्स का, 700 यूनिट्स का ऑर्डर है, तो 700 यूनिट्स। और हमारे पास देखते हैं मेथड कह रहा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मेथड कह रहा है पहले जो पहले माल लिया है ना 300, पहले इसको बेचो भाई। तो अलग ही अलग बेचना है क्योंकि रेट अलग अलग है, एक ही साथ 700 यूनिट्स नहीं बेचना है, क्योंकि एक तो 13 रुपये वाला और एक 12 रुपये 20 पैसे वाला है, तो अलग अलग बेच रहे हैं। चलें ठीक है, पहले 300 पहले वाला पहले, तो पहले वाला पहले भेज दिया 300, 13 रुपये के हिसाब से था। तो बताओ इसकी प्राइस बन गई 3900।
300 यूनिट्स 13 रुपये के हिसाब से इसके पैसे बन रहे 3900। और यहाँ पर हमने जो है प्राइस ली है वो यही वाली प्राइस ली है भाई, यही वाली जो यहाँ हमने ख़रीदा था उतने ही अपने पास कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कॉस्ट ही प्राइस लेनी है। सवाल में कभी कभी आपको सेलिंग प्राइस भी देगा, तो ये कॉस्ट शीट है, तो सारी कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। सेलिंग प्राइस जो सवाल में दे वो नहीं लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जितने का माल ख़रीदा था उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और बेचने के लिए अपने पास जो रिकॉर्ड करेंगे वो भी कॉस्ट प्राइस के हिसाब से ही करेंगे। 300 यूनिट्स 13 रुपये के हिसाब से बेच दिया भाई, ये चला गया शूट के कॉलम में, चला गया, बेच दिया, ख़त्म हो गया हमारे पास 300। अब ये 300 बाकी नहीं है हमारे पास। क्या ऑर्डर पूरा हो गया? देखिए ऑर्डर पूरा नहीं हुआ, अभी 700 यूनिट्स का ऑर्डर है, ये देखिए 700। तो वो कह रहा है 700 यूनिट सेल्स करो, ये रहा सेल्स। तो हमने 300 किया है, अभी और कितना बाकी है? 400। तो अब 400, ये 300 तो ख़त्म हो गया हमारे पास, यहाँ से लेके बेच रहे हैं ना इसको यहाँ से, तो 300 ख़त्म हो गया। अब हमारे पास बचा है ये 600 और 400। 300 तो बेच दिया भाई, ख़त्म हो गया, शू में लिख दिया ना, अब बैलेंस ये ख़त्म हो गया। तो हमारे पास बचा है 600 और 400 यूनिट। तो मेथड कह रहा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले लिया है ना, पहले वाला पहले 300 पहले वाला था, बेच दिया। उसके बाद हमारे लिहाज से पहले वाला है 600, उसके बाद आएगा 400। तो पहले 600 है, तो 600 में से हम 400 बेच देते हैं, क्योंकि ऑर्डर टोटल 700 का, ये देखें 4 3 700, 700 का ऑर्डर हो गया पूरा। इसकी रेट है 12 रुपये 20 पैसे। तो यहाँ से 400 बेचा, तो आपने इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके लिख देना। 12 रुपये 20 पैसे के हिसाब से पैसे बन रहे हैं 4880 रुपये। आपका ऑर्डर पूरा हो गया। अब बैलेंस में आके बैलेंस भी तो करना है भाई, जो बेच दिया अब कितना बचा हुआ है और कितना बेच दिया। तो अब आपके बैलेंस करना है। पहले वाला जो 300 था ये तो बेच दिया, ख़त्म हो गया। 600 में से आपने 400 बेच दिया, तो अब यहाँ कितना बच गया? 200 बच गया ना, तो यहाँ आपने 200 लिख दिया। और ये इसी रेट पे 12 रुपये 20 पैसे के हिसाब से, ये रेट यहीं से देख के लिखा है और यहाँ भी यहीं से देख के रेट लिखा है, ये देखिए। तो हम इसको मल्टीप्लाई करें, उसके बाद ये इसको फिर कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके इसके रेट बन रहे हैं 2440 रुपये का माल हमारे पास पड़ा है। एक माल एक पीस है 12 रुपये 20 पैसे का, 200 पीस के बने 2440 रुपये। तो उसके बाद 300 वाला माल पूरा ख़त्म हो गया। 600 में से 200 बच गया, वो हमने लिख दिया भाई, 200 इसमें से बचा था लिख। अब 400 तो हमने छेड़ा ही नहीं है, 400 तो पूरा ही पड़ा है, बैलेंस का कॉलम बैलेंस कर रहे हैं, तो 400 ऐसे ही उठा के लिख देंगे। अपडेटेड बैलेंस, ये अपडेटेड बैलेंस आ गया, इसीलिए अपडेट कर रहे हैं भाई। 4600, फिर दोबारा अपडेटेड लाइन खींचनी है आप। इस लाइन का मतलब यही है कि ये सारी चीज़ें अपडेट हुई हैं यहाँ पर। हाँ, ये अपडेटेड लाइन आ गई। उसके बाद यानी आपने सेल्स का काम मुकम्मल कर लिया, सेल्स हो गया आपका। अब एक सेल्स का काम 14 तारीख का मुकम्मल हो गया। अब हम दूसरी सेल्स के ऊपर काम करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, 14 तारीख का काम जो कि सेल्स का था हमने कर दिया। अब दोबारा हम आते हैं 23 तारीख पर, क्योंकि हमें अब 23 तारीख की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है और 23 तारीख के बाद आएगी ना 28 तारीख। हाँ, तो पहले 23 तारीख, क्योंकि बीच की डेट्स नहीं है। इन्होंने माल 23 को ख़रीदा, फिर 10 को ख़रीदा, 1 को ख़रीदा, ऐसे बीच बीच में ख़रीदा, तो हम 23 जितना ख़रीद रहे हैं बस लिख देना। अच्छा, 23 तारीख को क्या है? 23 तारीख को तो परचेज़ है, ये परचेज़ है नवंबर की 23 तारीख को 600 यूनिट्स, एक यूनिट 13 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। मैंने आपको कहा था जब भी परचेज़ होगा तो वो रिसीव के कॉलम में जाएगा। तो ये देखें, मैं यहाँ पर 23 तारीख कितने यूनिट्स परचेज़ किए हैं वो सब आपको सवाल से मिलेगा। 23 तारीख को 600 यूनिट्स परचेज़ किए, 600 यूनिट्स, और एक यूनिट 13 रुपये 40 पैसे के हिसाब से था, लिख दिया यहाँ। ये ऊपर यूनिट कॉस्ट का कॉलम है, यूनिट का कॉलम है। अब अमाउंट आ जाएगी मल्टीप्लाई करके। अब ये इसकी अमाउंट बन रही है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके आपस में 600 यूनिट्स 13 रुपये 40 पैसे के हिसाब से एक यूनिट, तो 600 कितने की बनी? 600 बन रही है 8,040 रुपये की, ये लिख दिया 8,040 रुपये। अब इसको बैलेंस भी तो करना है भाई, बैलेंस के कॉलम में आ जाओ।
बैलेंस के कॉलम में आ जाओ। बैलेंस के कॉलम में इसको बैलेंस करना है। तो देखो सबसे पहले ये आखिरी वाली लाइन देख के बैलेंस करते हैं। ऊपर वाले जो आखिरी की लाइंस होंगी ना, जहाँ अपडेटेड लाइन होगी उसके ऊपर जो भी कॉलम होगा उसी को देख के बैलेंस करते हैं। तो पहले हमारे पास सबसे पहले 200 यूनिट्स हैं पहले की, जो 12 रुपये 20 पैसे के हिसाब से हैं। उसके पैसे बन रहे हैं 2440 रुपये। अब उसके बाद हमारे पास 400 यूनिट्स हैं पहले की, 1 यूनिट 11 रुपये 50 पैसे के हिसाब से है। उसके पैसे बन रहे हैं 4600। अब हमारे पास नया 23 तारीख को ख़रीदा 600 यूनिट्स। 600 यूनिट्स 1 यूनिट 13 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, इसके पैसे बन रहे हैं 13 रुपये 40 पैसे के हिसाब से, सॉरी इसके पैसे बन रहे हैं 8040, 8040। अब और कोई माल नहीं है, इसको अपडेट कर दिया, अपडेटेड लाइन। यही लाइन बताती है कि ऊपर कितना माल बचा है, कितना माल नहीं बचा, कितना बिक गया। अब आखिरी ट्रांजैक्शन है, देखिए आखिरी ट्रांजैक्शन। इसके बाद हम सिर्फ आखिरी ट्रांजैक्शन 28 तारीख की बाकी रह गई, और ये भी ट्रांजैक्शन सेल्स की है, सेल की ट्रांजैक्शन है आखिर। अच्छा, सेल्स किया है 28 तारीख को नवंबर की, नवंबर की 28 तारीख सेल्स किया है 500 यूनिट्स। मैंने आपको कहा है जब भी सेल्स होगी, और अगर यहाँ सेलिंग प्राइस दिया होता, और कर रहे हैं, अब जब भी सेल्स हो रही है तो यहाँ सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, ना ही कॉस्ट प्राइस दिया है। तो हमेशा कॉस्ट, हर वक्त कॉस्ट शीट जब भी बनाएंगे, सॉरी कॉस्ट शीट के अंदर कॉस्ट प्राइस ही लेनी है। जो प्राइस जितने की ख़रीदी थी उतनी ही की बेचने को दिखाना है यहाँ पर। हालांकि बेच उतने की नहीं रहे हैं, लेकिन अपने पास रिकॉर्ड कॉस्ट के हिसाब से रखनी है कि हमने इतने की ये चीज़ ख़रीदी थी और ये चीज़ बेच दी। ये नहीं बेचना है कि हमने सेलिंग प्राइस क्या है, ये तो हम बात की बात है। जब सेलिंग प्राइस मालूम करना होगा तो उसके अंदर हम कंपटीशन करेंगे, और आगे जो भी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की बात हो। बात यह है कि यहाँ पर कॉस्ट शीट बना रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस लेंगे, इन्वेंट्री कार्ड बना रहे हैं इसमें भी कॉस्ट प्राइस लेंगे। तो ये हम आपको आसानी से बता दें। तो 28 तारीख की ट्रांजैक्शन सेल्स की है, तो सेल्स किया है 28 तारीख को। मैंने कहा जब भी सेल्स करेंगे मेथड देखेंगे, और मेथड अपने रजिस्टर के ऊपर हेडिंग डाली होगी हमने, बाय फीफो मेथड, यानी बाय फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। यानी सेल्स करो या परचेज़ करो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से करो। परचेज़ में मेथड का काम नहीं होता, तो है परचेज़ में मेथड का काम नहीं होता, परचेज़ में मेथड का काम नहीं होता, सेल्स में मेथड का काम होता है। मेथड देखना होता है सेल्स में। तो मैंने आपको कहा जब भी सेल्स करेंगे मेथड देखेंगे। 28 तारीख को हम सेल्स कर रहे हैं, मेथड देख लिया आपने। मेथड कौन सा है? ये 2 सेल्स की ट्रांजैक्शन है, ताकि आपको हैबिट हो जाए। 28 तारीख सेल जब भी करते हैं इशूड में लिखते हैं, परचेज जब भी करते हैं रिसीव में लिखते हैं। तो इशूड का कॉलम 3 लाइन आ जाए। सेल्स कर रहे हैं 500 यूनिट, 500 यूनिट सेल्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले भाई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, यानी पहले जो मान लिया वो पहले बेचेंगे। तो बताओ पहले वाला कौन सा है? तो पहले 200 यूनिट से 12 रुपये 20 पैसे वाले, इनको अलग पहले बेचो, इनको अलग उठा के दो 200। इनके अमाउंट जो बन रहे हैं वो अमाउंट लिख दो। अब उसके बाद ऑर्डर पूरा हुआ नहीं भाई, 200 ही बेचे हैं, बेचना 500 है। तो अच्छा, अब उसके बाद ये बिक गया 200, अब उसके बाद 400 बचे। हाँ, तो यही है हमारे पास अब पहले वाला, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पहले वाला। तो अब इसमें से अब आपने 300 बेचना है। चलो 300 बेच दिया। चलिए 300 मैंने उठा के बेच दिया। इसकी रेट यहीं से देख के लिखना है भाई, मैंने आपको बार बार बोला है। 300 बेचा तो 1 यूनिट कितने का था? 1 11 रुपये 50 पैसे। तो 300 कितने का हुआ? कैलकुलेटर से आपने मल्टीप्लाई कराना है। देखिए 300 यूनिट्स मैंने उठा के बेच दिया। इसके रेट्स हमने यहीं से देख के लिखना है, रेट्स आगे पीछे नहीं करना। मैंने रेट यहाँ लिख दिया 11 रुपये 50 पैसे का था, तो मैंने लिख दिया। तो अब बताएं 300 यूनिट 11 रुपये 50 पैसे का 1 यूनिट पड़ा, तो हमने कितने तो इसके टोटल पैसे कितने बने? कॉस्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस मालूम नहीं कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट शीट में कॉस्ट प्राइस पे ही काम करते हैं, सेल हो या परचेज। तो उसके पैसे बन रहे हैं 300 यूनिट से 11 रुपये 50 पैसे के हिसाब से इसके पैसे बन रहे हैं 5450 रुपये ना, 5450 रुपये लिख देता हूँ। 5450 रुपये आपने कैलकुलेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के यहाँ अमाउंट लिखना है। आपका ऑर्डर पूरा हो गया, बेचना था 500, 300 बिक गया, 200 हो गए 500। अब बैलेंस में आके बैलेंस कर दो। जब बेच दिया तो आप कितना बच गया भाई, ये भी तो बताओ। पहले 200 ये पूरा बेच दिया, ख़त्म हो गया। 400 में से 300 बेचा तो 100 बच गया ना यहाँ, तो इसको बैलेंस में लिख दो। जी तो व्यूवर्स नहीं, तो व्यूवर्स ये देखें आप, देखें मैंने 28 तारीख की ट्रांजेक्शन 500 यूनिट जो मुझे बेचनी थी इशूड के कॉलम में, मैंने यहाँ देखें
मैंने बेच दी 200 और ये 300, 500 कंप्लीट हो गए। अब मेरे पास क्या क्या बचा है, 200 तो था, मैंने बेच दिया पूरा। उसके बाद 400 में से 300 बेचा तो 100 यहाँ बचा है। तो अब इसको यहाँ बैलेंस में एडजस्ट करूँगा ना, क्योंकि अब मैं लास्ट अपडेटेड कर रहा हूँ। तो यहाँ 100 यूनिट्स बचा है, जो 11 रुपये 50 पैसे के हिसाब से था 1 यूनिट। तो 100 यूनिट्स के कितने पैसे बनते हैं? 100 यूनिट्स के पैसे बनते हैं व्यूअर्स, आई थिंक 1150 रुपये बनते हैं। 1150 रुपये। अच्छा, और उसके बाद ये जो 600 यूनिट्स हमारे पास थे लास्ट वाले, इसको तो मैंने हाथ नहीं लगाई है, तो वैसे का वैसे ही पड़ा है, तो पूरा ऐसे ही उठा के लिख देता हूँ। 13 रुपये 50 पैसे के हिसाब से था, उसके पैसे बनते हैं 8,050। अब उसके बाद लास्ट अपडेटेड लाइन हमने लगा दी। सवाल में है सवाल में है सवाल के अंदर 28। तो उसके बाद हमारी सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर अब सारा काम अब अपनी कॉपी के पेज में कर रहा हूँ। बुक को मैं थोड़ा सा वो करता हूँ। आ जाए मेरे कॉपी के पेज पर, देखें। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, ये अपना पूरा कॉलम, ये 600 400 600 ये पूरा टोटल करके नीचे यहाँ पर इसकी टोटल अमाउंट लिख लेनी है। तो ये टोटल हो रहा है 6 6 12 और 13 14 15 16 1600 हो रहा है आई थिंक। हाँ, ये देखें 1600 यूनिट, यानी हमने टोटल परचेज़ किया 1600 यूनिट्स। रिसीव में आया तो उसका मतलब टोटल परचेज़ किया 1600 यूनिट्स। अच्छा, अब इसकी आपने ये कॉस्ट प्राइस प्लस नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ तो एक ही वैल्यू लिखनी है, सब प्लस थोड़ी करना है। हमने अलग अलग बेचा है भाई, अलग अलग ख़रीदा है, अलग अलग रेट पे, तो अलग ही अलग टोटल करेंगे। तो ये सिर्फ यूनिट और अमाउंट टोटल करेंगे। नोट करें, सिर्फ यूनिट और अमाउंट टोटल करेंगे, सिर्फ यूनिट्स और अमाउंट टोटल करेंगे। तो अमाउंट टोटल करें, अमाउंट आई थिंक बन रहा है 19,960 रुपये। देखिए 19,960, 19,960 रुपये बन रहा है। हाँ, 19,960 रुपये अमाउंट बन गया, यानी हमने 19,960 रुपये की चीज़ें परचेज़ की। और वो कितनी चीज़ें थी 1600 चीज़ें, इन 1600 यूनिट्स थे, और उनके पैसे हमने पे किए ख़रीदने के लिए 19,960 रुपये। अब दूसरे कॉलम में आ जाएं, इस कॉलम के भी सारे यूनिट्स प्लस कर लें। 3 2 5 और 5 4 9 10 11 1200 यूनिट्स टोटल बन रहे हैं। लिख देता हूँ मैं 1200 यूनिट्स। इशूड के कॉलम के यूनिट कॉस्ट प्लस नहीं करना है, इन्हें डैश लगा दिया। अमाउंट प्लस करना है, अमाउंट प्लस कर लें। अमाउंट आई थिंक बन रहा है 14,670 रुपये। 14,670 रुपये, ये पूरे अमाउंट्स प्लस किया, 14,670 रुपये इंशाल्लाह बन गया। अब उसके बाद लास्ट वाला जो ये 2 कॉलम तो पूरा प्लस होगा, सिवाय यूनिट्स कॉस्ट छोड़ के। लेकिन लास्ट वाला जो बैलेंस का कॉलम है, इसके अंदर जो हमने अपडेटेड लाइन लगाई, बैलेंस देखते हैं, तो ये 2 करंट बैलेंस पड़ा है ना हमारे पास। इसी को देख के पता चलेगा कि पहले कितना था, बिक गया सब। अब करंट बैलेंस यही पड़ा है हमारे पास, तो इन्हीं दोनों को प्लस करें, इनको और इनको। 6 और 1 700 हो गया ये। इजी दोनों को, बैलेंस के कॉलम में सिर्फ ये 2 प्लस करेंगे, बैलेंस को सिर्फ 2 प्लस करेंगे। अमाउंट इसकी यूनिट कॉस्ट प्लस नहीं करेंगे, और उसके बाद इसका अमाउंट प्लस कर लेंगे, इसका अमाउंट प्लस कर लेंगे। देखें, अब इसका मैंने सिर्फ ये बैलेंस के कॉलम में सिर्फ लास्ट की जो लाइन वर्क के अंदर वाली वैल्यू है, सिर्फ लास्ट में वो प्लस करनी है। मैंने वो 6 और 1 700 यहाँ प्लस करके लिख दिया 700। यूनिट कॉस्ट प्लस नहीं करना था, नहीं कर। उसके बाद हमने ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर इन दोनों को प्लस करना, इन दोनों को प्लस किया है 9,190 रुपये बन रहे हैं। 9,190 रुपये व्यूवर्स, ये सारी बिल्कुल लास्ट की वैल्यू है। अच्छा, अब ये 3 कॉलम है, ये यानी ये रिसीव का 3 कॉलम, 3 कॉलम इशूड का, और बाकी 3 कॉलम बैलेंस का। तो ये अपडेटेड बैलेंस आ गया बिल्कुल लास्ट में, अपडेटेड बैलेंस। अब उसके बाद आपने एक लाइन छोड़ के ये लगाना है, यानी अब उसके बाद कोई काम नहीं हो रहा। ये 2 लाइन आपने लगा दिया। अब उसके बाद आपने इन तीनों लाइन के अंदर ये जो अपने पेंसिल से लाइन खींची, ये लाइन बीच वाली ये मिटा दें, ताकि आपने सिर्फ और सिर्फ इन 3 कॉलम दिखा सकें। यानी हाँ, ये 2 लाइन मिटा दें, इसकी ये 2 लाइन, ताकि ये एक कुछ लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये टोटल परचेज़ है, यानी रिसीव में जो माल आया, तो ये जो 2 वैल्यू ये टोटल परचेज़ की वैल्यू है। लिख दिया मैंने, ब्लैक से आपने लिखना है टोटल परचेज़। अच्छा, अब ये इशूड की 2 वैल्यू, मेन वैल्यू और मेन यूनिट आ गए। तो ये यानी ये वो सारे यूनिट्स हैं जो हमने बेच दिए हैं, इनके टोटल किया है। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट। ये कॉस्ट है ना, कॉस्ट, यानी 1200
यूनिट्स हमने बेची और ख़रीदी कितनी की थी ये 1200, 14,670 रुपये की। तो इसकी कॉस्ट हमें पता चल गई, टोटल इतनी बेची 1200 और टोटल इतनी टोटल की कॉस्ट, इसकी प्राइस बन रही है 14,670, यानी इसकी कॉस्ट ही है, यानी ये हमने इतने की ख़रीदी थी 1200। अच्छा सही, 1200 यूनिट्स हमने इतनी ही ख़रीदी थी। तो इसको हमने इन दोनों टोटल्स को नाम दे दिया कॉस्ट। कॉस्ट तो है ये, इसको कॉस्ट बोलते हैं, ये कॉस्ट है ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जो गुड्स हमने बेची 1200 यूनिट्स, 1200 बेच दिया, 1200 पीसेस, ये उसकी कॉस्ट है टोटल 14,670। अच्छा, बैलेंस वाले कॉलम में आपने आके जो है बैलेंस का जो कॉलम है इसको नाम देना है इन दोनों वैल्यू को कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। आपने ब्लैक से अच्छे से लिखना है इन्वेंट्री। यानी देखें, अब मैं आपको समझाता हूँ। टोटल 1600 यूनिट्स हमारे पास थे, टोटल 1600 यूनिट्स हमने परचेज़ किए जिनकी प्राइस बन रही थी 19,660 रुपये। ट्रिक बताया। और अब आपको ये वेरिफिकेशन ट्रिक है, देखें वेरिफिकेशन ट्रिक ये है कि आपने 16 पहले यूनिट्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपने 1600 में ओपनिंग ये 300 जो आप कितने 300 पर सबसे पहले आपके पास पिछले महीने का बैलेंस था, इस 300 को 1600 में प्लस करें, कितने पैसे बन गए 1900 रुपये। 1900 यूनिट्स बन गए टोटल, सिर्फ यूनिट्स 1900 यूनिट्स। 1900 यूनिट्स आपके पास टोटल थे। आपने ओरली प्लस करना है। अभी मैं ये तो सारे परचेज़ है ना, पहले की भी तो पिछले महीने का 300 था, इन दोनों को जैसे आप प्लस करेंगे तो आपके पास 1900 यूनिट्स टोटल थे, जिसमें से आपने 1200 बेच दिए, तो कितने यूनिट्स बच गए आपके पास 700 यूनिट्स बढ़ गए। ये वेरिफिकेशन ट्रिक है, आप वेरीफाई कर सकते हैं आपने सही सॉल्व किया या गलत। अब तो यूनिट की वेरिफिकेशन हो गई, ये यूनिट का कॉलम है ना भाई, और ये अमाउंट का कॉलम है, ये अमाउंट का कॉलम है। तो अब अमाउंट की वेरिफिकेशन। अच्छा, पहले हमारे पास टोटल 300 और 1600 1900 यूनिट्स थे, और 1600 यूनिट्स के जो प्राइस थी वो थी 19,960 रुपये, और ये जो 300 पहले का था उसकी प्राइस थी 3,900 रुपये। तो इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो कितने पैसे बन रहे हैं, इन दोनों को हमने प्लस कर लिया। इन दोनों को मैं कैलकुलेटर में आपको प्लस करके दिखाता हूँ। देखें, इन दोनों को 3,900 प्लस किया, अमाउंट प्लस कर रहा हूँ, सिर्फ यूनिट छोड़ दिया, यूनिट की वेरिफिकेशन आपको बता दी। अब अमाउंट 19,960, तो टोटल बन रहा 30,860, यानी हमारे पास 30,860 रुपये का माल मौजूद है। अब जिसमें से आ जाए, अब हम इशूड वाले ये 3 कॉलम जो है, इन तीनों में से ये अमाउंट का है, ये नीचे उतरा में अमाउंट का, आखिरी में अमाउंट हमने प्लस किया 14,670, यानी इतने हमने इशूड कर दिया, इतने का माल हमने बेच दिया, इतने जो कॉस्ट है इतना माल हमने बेच दिया। तो अब टोटल जितना हमारे पास था उसमें से जितना बेच दिया वो माइनस कर देते हैं। देखिए, हमने उसमें से 14,670 रुपये की चीज़ें बेच दी, टोटल जितना हमने भी प्लस किया था। जब वो चीज़ें हमने बेच दी तो अब हमारे पास कितने की चीज़ें बच गई, हमारे पास 9,190 रुपये की चीज़ें, पैसों की चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ देखें 9,190 रुपये बचा है माल, ये आपकी वेरिफिकेशन ठीक हो गई। और अब आ जाए दोबारा सवाल में। सवाल ने कहा था कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री नवंबर की 30 तारीख को। ये देखें, एक ही कॉस्ट शीट बनाई, टोटल परचेज भी पता चल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल गया, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री पूछा था ये पता चल गया। कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है, कॉस्ट यानी रकम 9,190 रुपये अभी है, वेरीफाई किया तो हाँ भाई इतने ही है, सही। अच्छा, और क्या पूछा, और पूछा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताओ। तो देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी पता चल गया, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है टोटल 14,670 रुपये। और आ जाए रिक्वायर्ड में यूजिंग परफ्यूचर इन्वेंट्री सिस्टम, बाकी बता रहा है मेथड। एक मेथड हमने पढ़ लिया, और उसने टोटल परचेज नहीं पूछा था, लेकिन हमने हमारा एहतियातन हमने बता दिया, हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया। तो हमारा पहला मेथड सॉल्व हो गया। दूसरा मेथड भी इसी तरह करना है, तीसरा मेथड भी। इसके अंदर छोटी सी ट्रिक है, अगर आप हमें कमेंट करेंगे कि मैं लीफो मेथड भी सॉल्व कराऊँ इसी तरह आसान तरीके से, तो मैं लीफो मेथड भी सॉल्व करा दूँगा। आपने फीफो को दोबारा रिपीट करना है, रिवाइज़ करके बना लेना है, ताकि आपको हैबिट हो जाए। फिर जब मैं लीफो सॉल्व कराऊँगा इंशाल्लाह, फिर मूविंग एवरेज इस तरह पढ़ाऊँगा, तो आपको इंशाल्लाह आसानी समझ आएगा। कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं लीफो का भी कोर्स या लीफो का सवाल भी सॉल्व करके अपलोड करूँ यूट्यूब पे, तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्योंकि वीडियो के अंदर मेहनत लगती है। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा किसी और चीज़ के अंदर। लीफो के अंदर अगर मैं लीफो पे काम करूँ और लीफो के लिहाज से बताऊँ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, कॉस्ट ऑफ एंडिंग क्या है, तो आपने
जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि हाँ आप लीफो भी सॉल्व कराएं, तो मैं इंशाल्लाह लीफो भी सॉल्व करा दूंगा और आखिरी एवरेज मेथड भी इंशाल्लाह सॉल्व कराऊंगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो लंबी हो गई क्योंकि ये कोर्स है ट्यूटोरियल और छोटी सी प्रैंक वगैरह वीडियो नहीं है, इस वजह से ये थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट ज़रूर करके बताएं कि वाकई में समझ आया या नहीं आया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।